आज से हम हिंदी साहित्य की एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये जो पीडीएफ है वो ये दृष्टि की है। तो दृष्टि के हम नोट्स पढ़ते हुए चलेंगे और यहाँ यहाँ से हम समझते हुए चलेंगे कि कैसे हम जो हमारे आंसर राइटिंग होती है कैसे हम उसमें नए नए शब्दों को यूज कर सकते हैं। और दूसरा कि कहानी इसमें कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी होती हैं जो हमें यूज़ करनी होती हैं। तो नॉर्मल आंसर तो जनरल आंसर तो लिखा जा सकता है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। पर जो हिंदी साहित्य की कला है ना, लेखन कला, वो आनी चाहिए। वो डेवलप कैसे होगी? जब तक हम नोट्स नहीं पढ़ेंगे तब तक डेवलप नहीं होने वाली। तो नोट्स को पढ़ के, और दूसरा जो टेक्स्ट बुक है हमारे जो सिलेबस में दे रखी हैं उनको भी पढ़ना है। तो उन दोनों को साथ लेके चलना है, तभी हम आंसर राइटिंग अच्छे से कर पाएंगे। तो हमारा मोटिव यही रहने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कहानी से। कहानी समझते हुए चलेंगे चीज़ों को। जैसे कि कहानी कथात्मक गद्य की एक प्रमुख विधा है जिस रचना में कथा का ढांचा हो, कुछ घटनाएं तथा चरित्र हों तथा जो आकार में लघु हो, सामान्यतः उसे ही कहानी कह दिया जाता है। तो ये स्टार्टिंग में बता दिया कि कहानी का प्रारूप क्या है। फिर उसके बाद कहानी का परिचय। कहानी का जो परिचय है, कहानी विश्व साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है जो दुनिया के हर समाज में सभ्यता के आरंभिक काल से ही किसी न किसी रूप में विद्यमान है। तो हम देखते हैं कि पहले से ही जो कहानी है वो शुरू होती आ रही हैं। हम कथा सुनते हैं पहले से ही, दादी नानी से सुनी होंगी बचपन में। तो ये पहले से ही चली हुई कथा है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि यहाँ पे लिख दिया है, सभ्यता से ही प्रारंभ है। मानवीय संस्कृति को निर्मित और संरक्षित करने में जिन साहित्यिक विधाओं ने सर्वाधिक योगदान दिया है उनमें गीतों के अतिरिक्त कहानियों को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर एक दृष्टि से हमारे समाज में कहानियों की परंपरा अत्यंत प्राचीन काल से ही दिखाई पड़ती है। उदाहरणतः जातक कथाएं, पंचतंत्र की कथाएं, हितोपदेशक तथा कथा सरित सागर जैसी रचनाएं इसी प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ी है जातक कथाएं, जैसे कि बौद्ध जो हम गौतम बुद्ध जी थे उनके ऊपर काफ़ी जातक कथाएं बनी हुई हैं। ठीक है, किंतु वर्तमान काल में जब कहानी की बात की जाती है तो पारंपरिक कथाओं से अलग मानी जाती है। कथा और कहानी में मूल अंतर क्या है? न तो आकार का है, न भाषा का है, न ही विद्यमान तत्वों का है। इसमें अंतर दृष्टिकोण का है। ठीक है, यहाँ जो कथाएं होती हैं जो हम सुनते हुए आ रहे थे वो आदर्शवादी होती थी, आदर्शवादी और नैतिकतावादी। तो वहाँ से हम की कहानी से क्या शिक्षा मिलती है वो देखते हुए आते थे। तो आदर्शवादी और नैतिकतावादी दृष्टिकोण केंद्र में होता था। आज की कहानियों में यथार्थवादी दृष्टिकोण दिखता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जो पारंपरिक कथाओं का मूल उद्देश्य नैतिक शिक्षा प्रदान करना होता था, इसलिए हर कथा के अंत में बताया जाता था कि इससे क्या शिक्षा मिलती है। इस शिक्षा को ध्यान में रखते हुए भी कथाकार घटनाओं में पात्रों को जाल बुनता था। वह घटनाओं को एक निश्चित क्रम में इस प्रकार रखता था कि कथा के अंतिम बिंदु तक वह नैतिक शिक्षा नाटकीय प्रभाव के साथ श्रोता या पाठक के समक्ष मुखर हो जाए। इस प्रकार की कथाओं में देश काल की प्रामाणिकता का दबाव कम होता था और अविश्वसनीय और काल्पनिक घटनाओं को भी पर्याप्त महत्व मिलता था। ठीक है, इन्होंने बता दिया कि कैसे जो कथाएं और कहानियाँ गठित होती थी। फिर उसके बाद अब यहाँ से आती है मेन मुद्दा, यहीं से आता है वर्तमान में। वर्तमान साहित्य में जब कहानी की चर्चा की जाती है तो कहानी का आरंभ कहाँ से होता है? तो वर्तमान साहित्य में जब कहानी की चर्चा की जाती है तो सबसे जो उसका संदर्भ अंग्रेजी का एक शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट था, वो चला था पश्चिमी राज्यों में। तो शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट से प्रभावित कहानी परंपरा से है। अंग्रेजों के शासनकाल के दौर में जब अंग्रेजी संस्कृति व साहित्य से भारतीय समाज का परिचय हुआ तो वहाँ की जो साहित्यिक प्रवृत्तियाँ बंगाल से होते हुए हिंदी जगत में पहुँची। इसके परिणामतः हिंदी में भी पश्चिमी यथार्थ से प्रभावित कहानियाँ लिखी जाने लगी और इन कहानियों की विशेषता यह थी कि इनमें यथार्थ जीवन के किसी पक्ष का उद्घाटन नहीं
किसी भी, हाँ, तो वही है ना, हम यथार्थवाद लिख रहे थे, तो यथार्थ जीवन के किसी पक्ष का उद्घाटन किया जाता था और आदर्शों और कल्पनाओं से यथासंभव दूरी रखी जाती थी। ठीक है, तो आदर्शवाद तो हम पहले कथाओं में देख रहे थे, अब की जो कथाएं थी वो यथार्थवाद पे थी। यथार्थवाद होता है कि जो वर्तमान में घटित हो रही हैं चीज़ें, उसी पे के आधार पे कहानी को लिखना। फिर आ जाते हैं कहानी और उपन्यास में तुलना। ऊपर एक चीज़ लिखी थी, ये एडगर एलन पो ने बोली है कि कहानी एक ऐसा व्याख्यान है जो इतना छोटा है कि एक पृष्ठ में पढ़ा जा सके और जो पाठक पर एक ही प्रभाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से लिखा गया हो। ठीक है, फिर इसमें कहानी जो है वो शाश्वत चलती है और जो उपन्यास है वो विकसित आधार पे है। तो कहानी और उपन्यास की तुलना की बात करें तो कथात्मक, देखो दोनों ही कथात्मक गद्य की विधाएं। पहला तो ये याद होना चाहिए कि एक पॉइंट हो गया कि कथात्मक गद्य की विधा, जब भी लिखोगे तो ये वर्ड यूज़ होना चाहिए। ठीक है, फिर दो प्रमुख विधाएं थी, कहानी और उपन्यास। सबसे पहले हमें इनकी समानता और अंतरों को समझना चाहिए। अब समानताएं क्या क्या थी। ठीक है, समानताएं की बात करें तो ये दोनों जो गद्य हैं वो दोनों ही विधाएं हैं, दोनों ही विधाएं हैं, दोनों में ही कथात्मक ढांचा लिया जाता है। इतना ही नहीं, इनमें 6 तत्व हैं, कहानी में भी 6 तत्व हैं और उपन्यास में भी 6 तत्व हैं। तो ये जो तत्व हैं वो कंटस्ट होने चाहिए। कौन कौन से हैं कि कथानक है, चरित्र है। तो ये इसका उद्देश्य ये है कि इन तत्वों को कहानी में लिया जाता है। कहानी कैसे गढ़ी जाती है, तो इन 6 तत्वों के आधार पे, कथानक, चरित्र, वातावरण, उद्देश्य, भाषा शैली तथा संवाद। तो ये 6 हो गए। अब की बार से दोबारा से याद करते हैं, कथानक, चरित्र, वातावरण, उद्देश्य, भाषा शैली और संवाद। ठीक है, फिर उसके बाद उपन्यास माने जाते हैं। यही तत्व कहानी में भी माने जाते हैं। फिर इनमें समानता के आधार पर कुछ विद्वान मान लेते हैं कि कहानी व उपन्यास में सिर्फ आकार का अंतर है। देखा होगा कि गोदान कितनी बड़ी कहानी की तरह लगती है ना, कि काफ़ी बड़ी है, तो वो कहानी नहीं, उपन्यास ही है। तो वो बता रहे हैं कि सिर्फ आकार का अंतर है, और अर्थात कहानी को लघु उपन्यास और उपन्यास को लंबी कहानी कहा जा सकता है। किंतु ये दोनों विधाएं मूल प्रकृति में भिन्न हैं। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं कोटेशन। ये स्टेटमेंट याद होने चाहिए, हम इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बाबू गुलाब राय और प्रेमचंद जैसे लेखकों ने स्पष्ट तौर पर दोनों विधाओं को अलग किया है, बताया है। बाबू गुलाब राय ने तो ऐसी समानता करने वालों पर व्यंग करते हुए कहा है कि कहानी को लघु उपन्यास कहना वैसा ही होगा जैसे चौपाया होने की समानता के आधार पर मेंढक को छोटा बैल और बैल को बड़ा मेंढक कहा जाए। तो ये तुलना कर दी है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। याद करो कि कहानी को लघु उपन्यास कहना वैसा ही होगा जैसे चौपाया होने की समानता के आधार पर। जरूरी नहीं है कि ये लगाओ चौपाया होने की समानता के आधार, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कहानी को लघु उपन्यास कहना वैसा ही होगा जैसे मेंढक को छोटा बैल और बैल को बड़ा मेंढक कहे। ठीक है, उसके बाद कुछ अंतर हैं, कुछ अंतर को ऐसे याद कर सकते हैं। कहानी और उपन्यास में कुछ अंतर, जैसे कि एक मिनट, हाँ, तो ये उपन्यास संपूर्ण जीवन की व्याख्या करता है। उपन्यास देखा होगा कि कई कथाएं चलती हैं उसमें। ठीक है, तो ये संपूर्ण जीवन बता देता है, जबकि कहानी जो है कि किसी एक अंग या एक घटना या एक मनोभाव को प्रस्तुत करती है। तो एक अंग, एक घटना या एक मनोभाव को। तो ये पहला पॉइंट हो गया, बाकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरा देख लेते हैं, अगर आपको वो पढ़ना है पूरा तो वो पढ़ सकते हो, पर अगर हम याद करने की कोशिश करें तो ऐसे याद होंगे ये। तो ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो ये पता होना चाहिए कि उपन्यास संपूर्ण जीवन की व्याख्या करता है। तो कहानी एक अंग, एक घटना या एक मनोभाव को प्रस्तुत करती है। दूसरा है कि उपन्यास भाव प्रधान नहीं होते, उसमें भावनाएं ज़्यादा इतनी नहीं दिखती, जबकि कहानियाँ जो है भाव प्रधान होती हैं, जैसे कि बूढ़ी काकी, प्रेमचंद की है बूढ़ी काकी।
क्योंकि भाव प्रधान रचना वही हो सकती हैं जो आकार में संक्षिप्त हो, विषय वस्तु में एक ही मूल भाव को लेकर चलें। तीसरा आ जाते हैं, तीसरा जो है, हाँ, उपन्यास की जो गति होती है ना वो धीमी चलती है। वो पूरा बताते हैं कि क्या हो रहा है आसपास, पूरे दिन में क्या हुआ है। और जो कहानी है ना वो उसकी जो गति है वो काफ़ी तीव्र होती है। तो यहाँ पे गणपति चंद्र जो गुप्त है उन्होंने भी कुछ एक लाइन कही है कि तो इन्होंने बोला कि उपन्यासकार और कहानीकार की तुलना करें तो क्रमशः उपन्यास की जो तुलना है बैलगाड़ी से कर रहे हैं और कहानीकार की जो तुलना है वो हवाई जहाज़ से। तो वो हवाई जहाज़ की स्पीड से चलता है। उसके बाद अगर उपन्यास में सामान्यतः, हाँ, तो इसमें जो सामान्यतः एक कथा नहीं होती बल्कि कई कथाएं साथ साथ चलती हैं। कहानी में एक ही कथा होती है। उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है जबकि कहानी में संख्या कम होती है। और छठे में चरित्रों का विस्तृत चित्रण होता है। उपन्यास में चरित्रों का विस्तृत चित्रण होता है क्योंकि विभिन्न परिस्थितियों में चरित्रों को रखकर उनके व्यक्तित्व के विविध पक्षों को उभारना संभव होता है। ठीक है। और फिर उसके बाद उपन्यास में देश काल वातावरण का विस्तृत अंकन किया जाता है। ठीक है। कहानीकार को विस्तृत अंकन किया जाता है और उसी के परिप्रेक्ष्य में सारी घटनाएं और चरित्र उभरते हैं। 8वां पॉइंट जो बोलता है वो उपन्यास सामान्यतः आकार में विस्तृत होता है जबकि कहानी आकार में सीमित होती है। इसके बाद जो हम निष्कर्ष लिखेंगे वो इस तरह से लिखेंगे कि इन्हीं सब अंतरों के कारण प्राय देखा जाता है कि अच्छा उपन्यासकार हमेशा अच्छी कहानियाँ नहीं लिख पाता और कई अच्छे कहानीकार अच्छे उपन्यास नहीं लिख पाते। अगर हम अच्छे उपन्यासकार की बात करें तो अमृतलाल नागर हैं जो अच्छे उपन्यासकार हैं पर अच्छे कहानीकार नहीं हैं। अगर हम दूसरी कहानीकार की बात करें तो अमरकांत है वो अत्यंत प्रभावशाली कहानीकार हैं पर ये उपन्यासकार नहीं हैं उतने अच्छे। अगर दोनों विधाओं की बात करें तो दोनों में प्रभावशाली कौन है तो प्रेमचंद जी हैं, अज्ञेय हैं, जैनेंद्र हैं, यशपाल हैं, कमलेश्वर हैं। तो ये हमारा होता है। अभी हमने ऊपर देख लिया स्टार्टिंग का। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हिंदी कहानी की विकास यात्रा। ठीक है, थैंक यू।